बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर कंप्यूटर से रिलेटेड है और पहला लेक्चर जो है वो हम यहाँ से आज अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। आज के जो लेक्चर में हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर हम कंप्यूटर का वर्ड जो है उसको स्टडी करें तो ये बेसिकली लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करना, काउंट करना, सम करना। तो जो भी आपका कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, एक्चुअली कोई ना कोई कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करता है, तो उसी हिसाब से इसका नाम जो है वो कंप्यूटर रखा गया। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी हैं। सबसे पहले ये एक मशीन है। जब हम किसी मशीन की बात करते हैं तो ज़हन में हमारे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी न किसी स्पेसिफ़िक काम के लिए बनाई जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन बन जाती है। फिर ये जो कंप्यूटर है ये यूज़र से कोई डाटा जो है वो लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको किसी न किसी तरीके से कुछ इनपुट डिवाइसेस जो है वो ज़रूरत पड़ती हैं ताकि वो यूज़र से डाटा ले सके। फिर तीसरे नंबर पे ये प्रोसेस करता है उस डाटा को जो इसने यूज़र से लिया है, और उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो जो प्रोसेसिंग है, जो मशीन का असल काम होता है प्रोसेसिंग का, वो इसका जो सीपीयू है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअल काम कर रहा होता है किसी भी मशीन के अंदर। जो उसका ब्रेन होता है या जो उसका एग्जीक्यूटर होता है, तो वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो सीपीयू होता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस कर लिया है डाटा या जो यूज़र से लिया है उसको सेव अगर करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइस भी उसको चाहिए होती है कंप्यूटर को। उसके बाद आखिर में जो डाटा है या जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को वापस देने के लिए उसको किसी न किसी आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो एक कंप्यूटर में जो है, जब हम बात करते हैं मशीन की, तो मशीन बज़ाते ख़ुद अगर हम सीपीयू को मशीन कह रहे हैं जो प्रोसेसिंग कर रही है, तो उसके साथ साथ आपको कुछ डिवाइसेस जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस इसलिए कहते हैं कि जब तक आप उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करते, सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं करते, तब तक आपके लिए वो यूज़लेस डिवाइसेस हैं। तब आप उनको कोई काम उनसे कोई काम नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हमने तीन चीज़ें जो है वो इसमें देखनी है कि एक तो ये मशीन है, दूसरा ये प्रोसेसिंग करने के लिए जो है वो एक यूनिट यूज़ कर रही है, और तीसरा जो है ये कुछ डिवाइसेस के साथ काम कर रही है जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अच्छा, अब वही चीज़ है, उसको दोबारा क्यों लिखा है कि जब मशीन का हमारे जहन में जो है वो ख़्याल आता है, तो मशीन बेसिकली एक इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर है। किसी भी मशीन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो किसी भी मशीन के अंदर जब कोई कंपोनेंट्स हम प्लेस
कर रहे होते हैं या किसी मशीन के अंदर कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट देख रहे होते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर हम उन कंपोनेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन देखना चाहें तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन से आर्किटेक्चर में चले जाते हैं। अगर कोई आपको कहे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है, तो जहाँ पे आपके कंपोनेंट्स जो है वो सिर्फ प्लेस हुए हुए हैं, आप उनकी प्लेसमेंट देख रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पे मशीन के अंदर जो है वो कहाँ फिट हुआ हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी कंप्यूटर, मतलब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो। और कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, एक कंपोनेंट दूसरे को कैसे जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, तो ये चीज़ जो है वो आर्किटेक्चर में आ जाती है। तो जब हम मशीन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का जो बेसिक फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे इनपुट यूज़र से लेने के लिए मैंने कहा था कि कुछ सॉर्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तो यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस जो है वो लिख दी हैं। जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, जैसे ये बार कोड रीडर्स वगैरह आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पीडीएस में शामिल होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे था कि वो उस डाटा को प्रोसेस करता है और उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए हम सीपीयू जो है वो यूज़ करते हैं। चौथे नंबर पे ये था कि वो डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है अपने पास, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमारे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। तो हमारे पास तीन किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है और रिमूवेबल मीडिया है। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वो एक प्राइमरी स्टोरेज है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज है और फिर रिमूवेबल मीडिया या रिमूवेबल स्टोरेज आप कह सकते हैं। फिर आखिरी पॉइंट ये था कि जो इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर कर ली है, प्रोसेस कर ली है, अब उसको किसी यूज़र को उसने अगर पेश करना है तो उसके लिए उसे लाजमी तौर पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर है सिर्फ देखने के लिए, और अगर पेपर पे आपने उसको कोई आउटपुट देना है तो उसके लिए प्रिंटर है, ठीक है। अगर आपने साउंड देनी है आउटपुट के तौर पे तो स्पीकर है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट जो है वो ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर है। तो इस तरीके से आप जो है वो यूज़र को डिफरेंट आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्मल डेफिनेशंस अगर हम ज़रा देखें तो हमें पता चलेगा कि जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के राउंड जो है वो घूमती हैं। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। तो अगर आप देखें तो स्टोर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिट्रीव का मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं तो बेसिकली वो आउटपुट में आ जाएगा। और प्रोसेस डाटा जो हम सीपीयू की बात कर रहे थे। यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स। अब ये उसका कुछ यूज़ बता रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, जैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वेब को ब्राउज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, हम पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशंस या वीडियोस को हम किसी भी तरीके से एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और फॉर्मल डॉक्यूमेंट डेफिनेशंस हैं इसकी। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन। प्रोग्रामेबल मशीन है, ज़ाहिर है आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट रिस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपके पास यूज़र से ये डाटा ले रहा है या इंफॉर्मेशन ले रहा है तो इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस ले रहा है इन अ वेल डिफाइंड मैनर एंड इट कैन एग्जीक्यूट अ प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यूज़र से डाटा भी ले सकता है और यूज़र से इंस्ट्रक्शन भी ले सकता है, और इंस्ट्रक्शन लेके वो कोई भी एक काम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एक कंप्यूटर की डेफिनेशन बनती है।
दूसरी कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने लिखी, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म। ये अब जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि मशीन जो है, या स्पेसिफिकली कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर अपने पास डेटा स्टोर किस फॉर्म में करता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी जो स्टोर है, मशीन स्टोर कर रही है डाटा, वो वही है जो डाटा यूज़र से उसने लिया है या उसको प्रोसेस किया है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी जा रही हैं उसके मुताबिक वो उसको स्टोर भी कर रहा है और उसको यूज़र को प्रेजेंट भी कर रहा है। अच्छा, कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस अगर देखी जाए तो कंप्यूटर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा, बल्कि कहना चाहिए कि तकरीबन हर फील्ड में, इवन नॉन कंप्यूटर फील्ड्स में भी आपका कंप्यूटर जो है वो मौजूद है किसी न किसी तरीके से। आपकी नॉन टेक्निकल लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं हैं वो लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, और उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि आप लोग बायो साइंसेज में होते हुए भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। बिज़नेस में यूज़ हो रहा है, जितनी भी नई ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो एक या तो वेबसाइट किसी से बनवाती है या एक अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनवाती है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से, और वो इसीलिए बनवाती है कि वो जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस की, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो उसके यूज़र्स हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेट हो सकें, एक पेज पे आ सकें, और एक सिस्टम को यूज़ करते हुए सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो सकें। हॉस्पिटल्स में आपका कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी आपके मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इवन आपके जो है वो MRI या इस तरह के जो आपके रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारे भी कंप्यूटराइज्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका जो इस्तेमाल है कंप्यूटर का वो हॉस्पिटल्स में भी है। बैंकिंग में ज़ाहिर है कि आपने जो है वो पूरा एक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जो है वो बनाना होता है, और किसी भी बैंक में आपका वो सिस्टम जो है वो चल रहा होगा तो उसमें कस्टमर्स उसके साथ जो है वो इंटरलिंक करेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ करेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस उसमें हो रही होंगी। तो बैंकिंग में भी आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, इसकी बात हो चुकी है, जैसे बिज़नेस में आपके सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम ऑफिस ऑटोमेशन भी कहते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन में भी आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। होम, घर में भी ज़ाहिर है, इवन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में काम नहीं भी कर रहे हैं तो घर में छोटे बच्चे हैं वो कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं। इवन जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प आउट करते हैं, तो वो भी आप घर में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग में आपका कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया सारे का सारा ज़ाहिर कंप्यूटर पे ही चलता है। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर को। एजुकेशन फील्ड और स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन स्टूडेंट्स कंप्यूटर को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एजुकेशन में तो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्यों इम्पोर्टेंट है, तो चार इंफॉर्मेशंस हमने, चार पॉइंट्स इसके इकट्ठे किए कि इट इज़ वेरी मच एक्यूरेट, एक्यूरेसी ज़ाहिर है इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। फास्ट एंड कैन अकम्प्लिश मैनी टास्क इजीली, तो टाइम जो है वो बच जाता है, जल्दी कर देता है ये काम, ठीक है।
कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है वो जल्दी से हो जाती हैं। कैलकुलेटर जैसे हमारे पास है, तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर की ही इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब कंप्यूटर में जब आप बड़ी बड़ी रकमें लिखेंगे तो वो फ़ौरन आपको उसका आंसर दे देगा। डाटा जो है वो बहुत सारा स्टोर किया जा सकता है इसमें, ठीक है। और इंटरनेट जो है अगर हम यूज़ करें तो इंटरनेट भी कंप्यूटर पे यूज़ होता है, तो आप इंटरनेट को भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्री वाइज या इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो ये दो आपके पास ग्राफ्स हैं। ये ओवरऑल 2000 से लेके 2015 तक डिफरेंट कंट्रीज़ जो आपके, जिसको हम यूरोप कह सकते हैं, आई थिंक नहीं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके ये इन्वेस्टमेंट है जो आईटी सेक्टर में हुई है। और आप देख सकते हैं कि 2014 और 15 जो है वो काफ़ी अप है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेज़ होता रहा है, लेकिन 2014 और 15 तकरीबन बराबर ही हैं। और ये तकरीबन 1250 बिलियन, ये बी जो है वो बिलियन डॉलर्स हैं, तो 1250 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2015 तक हुई है। रिसेंट जो है वो और भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। अच्छा, ये दूसरा जो एक ग्राफ है, इसमें मैंने 2020 के टॉप ट्रेंड्स जो है वो देखे। तो उसमें आप देखें कि टॉप ट्रेंड्स में आपके ब्लॉग्स, ब्लॉग्स भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया है और वो कंप्यूटर पे ही होता है, वीडियोस भी आपके कंप्यूटर पे ही होती हैं। इसी तरह ई बुक्स भी आपके ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। तो ये इन सब का ग्राफ में जो है वो रेट ज़्यादा है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है बनिस्बत बाकियों के। तो ये भी यही चीज़ बताते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसकी इम्पोर्टेंस एक तरह से इनकार उससे नहीं किया जा सकता। अच्छा, आगे एक अब आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने एक चीज़ इसमें ऐड की है कि कंप्यूटर इम्पोर्टेंट बायो साइंसेज में कैसे है। तो बायो साइंसेज में मैंने तीन आपके सब्जेक्ट्स देखे, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। तो उसमें ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें बल्कि आप लोग इसमें से कोई एक सॉफ्टवेयर ज़रूर जो है वो रन करके देखें और उसके बाद उस पर छोटी सी एक रिपोर्ट लिखें। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 भी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ज़ूलॉजी के हैं कोई भी, और ये फ्री हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। तो ये ज़ूलॉजी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इनमें से जो भी सॉफ्टवेयर पसंद करते हैं उसको आप इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके उसको ऑपरेट करके देखें और उसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन आप लोग फिर दे दीजिएगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, जिसमें से जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो, वैसे वो फ्री नहीं बनाते, लेकिन ये वाला सॉफ्टवेयर इन्होंने फ्री बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा भी जैसे मैक्सिमा है, मैथ एडिटर है, फ़ोटो मैथ है, इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से भी आप कोई सॉफ्टवेयर अगर सेलेक्ट करना चाहें तो प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आप देखें तो केमिस्ट्री में भी कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन मौजूद हैं, और यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है। उसकी केमिक्स स्कूल के नाम से ये सॉफ्टवेयर है, और इसमें केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके हवाले से और ऐप केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस है, तो ये सारे पीरियोडिक टेबल, तो ये सारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके टास्क हैं, हर टास्क एक सॉफ्टवेयर पे जो है वो मुश्तमिल है, और एक सॉफ्टवेयर एक टास्क को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेता है।
अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कंप्यूटर के पार्ट्स पे। अभी हमने कंप्यूटर को एज अ मशीन देखा है। इसके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो भी इसके पार्ट्स हैं। जो सीपीयू है बताते खुद, उसके अंदर जो है वो जब हम उसको खोलेंगे या उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।